अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हैदर अली होठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होठी फिल्म्स। सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त फ्लड आया हुआ है, तो मेरी तमाम दोस्तों से अपील है, तमाम सब्सक्राइबर से, तमाम वीडियो देखने वालों से सबसे अपील है कि आप अपनी कैपेसिटी में ज़रूर मदद करें फ्लड विक्टिम्स की। अगर आपके पास पैसे हैं डोनेट करें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, जॉब वगैरह नहीं है, आप यंग हैं, तो आप प्रैक्टिकल वर्क में हिस्सा लें। उन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करें, उस फ्लड एरियाज़ में जा सकते हैं, उधर जाके मदद करें। तो जैसा भी हो सकता है अपनी कैपेसिटी में मदद ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त फ्लड विक्टिम्स को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। तो अब बात करते हैं वीडियो की। इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का इंतज़ार था, काफ़ी दोस्त बार बार पूछ रहे थे, लेकिन कुछ निजी मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो फाइनली आज ये वीडियो आपके लिए आ रही है कि जो मैंने बाइक टूर किया है फैसलाबाद से शंदूर पोलो फेस्टिवल और गिलगित बल्तिस्तान का, वापसी की है नारायण बाबू सर की तरफ से। तो उस टूर पे मेरी GD वांडनेस 2022 मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कितना इसने फ्यूल इस्तेमाल किया है और पावर के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस, और उसके अलावा इस टूर पे मेरा कितना ख़र्चा आया है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आप सब दोस्तों को बताऊँगा कि बाइक कैसी रही है और बाकी जो एक्सपेंस है वो कैसा रहा है, कितना हुआ है। तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो डिटेल में वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि ये जो मेरा टूर था, इसकी मैंने तकरीबन काफ़ी 6-7 एपिसोड्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। तमाम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और उसके अलावा एक बहुत ख़ास वीडियो मैंने बनाई थी कि आपने टूर पे जाने से पहले टूर की तैयारी कैसे करनी है। तो उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दिया, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहले बाइक की। मेरे पास GD वांडनेस 2022 मॉडल थी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टूर पे जाने के लिए इसमें मैंने कुछ करवाया काम वगैरह या नहीं करवाया, या क्या सूरत हाल थी। कुछ अल्ट्रेशन वगैरह जो भी टूर के लिए होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्या करवाया था। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, लेकिन जो मैंने करवाया था वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले टायर्स की बात करता हूँ, तो मैं स्टॉक टायर ही लेके गया था। स्टॉक टायर ही यूज़ किए मैंने पूरे टूर पे, और उसके लिए मैंने पंक्चर किट साथ रखी थी। तो पंक्चर किट आपने भी रख लेनी है अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर नहीं है तो। और टायर के बाद अगर बाकी मैं बात करता हूँ, तो मैंने 2 इस पे मोबाइल फ़ोन चार्जर लगाए थे। एक चार्जर प्लस होल्डर था और एक सिर्फ चार्जर था। एक से मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया है और दूसरे से मैंने अपना कैमरा चार्ज किया है, जो एक्शन कैमरा लगा होता है हेलमेट के ऊपर, वो मैंने चार्ज किया है। तो जो मेरे दोस्त ये मोबाइल फ़ोन चार्जर लेना चाहते हैं बाइक के लिए, उनके लिए भी वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उधर से देख के परचेज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने कभी कोई चीज़ रिकमेंड नहीं की, लेकिन ये वाला चार्जर मैं ज़रूर रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप ख़रीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जिधर से आपने ख़रीदना है। और उसके बाद आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र था, तो उसके लिए मैंने सीट के ऊपर एक कुशन रखा था। तो उसके बाद एज सच मैंने कोई ख़ास काम नहीं करवाया। मेरे पास सैडल बैग्स और जो टॉप बैग मौजूद था, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, तो ये बैग थे, तो ये मैंने पीछे रखे हैं, तो इनको टाई अप कर लिया, बांध लिया है, तो मैं निकल पड़ा हूँ अल्लाह का नाम लेके। तो अब मैं बाइक की परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। परफॉर्मेंस में सबसे पहले मैं इसका जो कंफर्ट लेवल है उस पर बात करूँगा। अगर मैं अपने रूट की बात करता हूँ, तो मैंने फैसलाबाद से रूट लिया था ये गुजरात का, गुजरात से पिंडी, पिंडी से नौशहरा, नौशहरा से मर्दान, चकदरा और लोअर दीर, अपर दीर और चित्राल। तो चित्राल तक रोड बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल A1 रोड बना हुआ था। उधर तक तो बाइक की जो कंफर्ट है आपको पता ही है, आपने यूज़ की है शहर में, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। इसके जो शॉक अब्ज़ॉर्बर हैं उनको मैंने 2 नंबर पे सेट किया हुआ है। जो इसकी सेटिंग आई थी फैक्ट्री से, यानी कि 2 नंबर पे सेट होते हैं न्यू बाइक की, तो उधर ही सेट थे। मेरा वेट है तकरीबन 70 kg और 25 से 30 kg मैंने पीछे बांधा हुआ था अपना लगेज, तो तकरीबन आलमोस्ट 100 kg वेट था बाइक पे। और शॉक अब्ज़ॉर्बर की सेटिंग आपसे शेयर कर दी है कि 2 नंबर पे फैक्ट्री सेटिंग ही थी, तो उधर मेरे लिए कंफर्टेबल थे, तो मैंने वही यूज़ किए। तो चित्राल तक रोड बिल्कुल ठीक था। उधर बाइक का मतलब ड्राइव का बहुत ज़्यादा मज़ा है। इधर जो ख़ास GT रोड वाला एरिया है ना, इधर तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार ड्राइव है इसकी। साउंडलेस है, साउंड भी नहीं है, और ऊपर से इसमें वाइब्रेशंस भी नहीं है, और बाकी कंफर्ट लेवल इसका A1 है। तो चित्राल से आगे फिर जो चित्राल से आगे सारा शंदूर वाला रास्ता है ना, वो तकरीबन ऑफ रोड, सारा ऑफ रोड रास्ता है। चित्राल से बूनी तक सड़क बन रही थी, इसलिए ऑफ रोड था, पत्थर डाला हुआ था कई जगहों पे।
और बूनी से आगे तो सड़क का निशान ही नहीं है। वो सारा ऑफ रोड ट्रैक है। बूनी से मस्तूज, मस्तूज से फिर शंदूर, और शंदूर से आगे गिलगित वाली साइड तक तकरीबन 50 किलोमीटर तक टेरू है जगह, उधर तक रोड बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप मेरी हालत देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का रोड है, कैसी कंडीशन है। तो उधर जाके जो बाइक की जो कंफर्ट की परफॉर्मेंस है वो सही टेस्ट हुई है। सही पता चला है कि कंफर्ट लेवल किसको कहते हैं। GD1RS का कंफर्ट लेवल अगर आपने मापना है तो इसको उधर लेके जाएं। तो उसके लिए शॉक अब्जॉर्बर की सेटिंग वही थी। बाकी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा बम्पी था, ऑफ रोड था, मट्टी थी, पत्थर थे। तो उधर भी इसने अपना आप दिखाया है कि वाकई मेरी कंफर्ट का बाइक अभी तक मार्केट में इस प्राइस रेंज में नहीं है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था ऑफ रोड भी। शॉक अब्जॉर्बर ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, और ऊपर मुझे फ़ील नहीं होने दिया कि मैं ऑफ रोड जा रहा हूँ। मुझे कोई भी किसी किस्म का भी मसला नहीं हुआ बाइक के ऊपर। और टायर जो स्टॉक टायर हैं, ये आपको पता है कि ये ऑफ रोड टायर नहीं थे, लेकिन इन्होंने फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म किया है। और अल्लाह का शुक्र है ये फ्लैट भी नहीं हुए दोनों टायर, और कहीं वो स्लिप वगैरह का ऐसा भी कोई सीन नहीं हुआ। मतलब परफॉर्मेंस टायर्स की भी काफ़ी बेहतरीन रही है। और जो शॉक अब्जॉर्बर है उनकी तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन, मतलब कहता हूँ A1 परफॉर्मेंस रही है ऑफ रोड पे भी। ये आप वीडियो में थोड़ा सा ट्रैक देख रहे हैं, आपको पता चल गया है कि ये कैसा ट्रैक है। और बाकी गिलगित से फिर जो वापसी का सफ़र है बाबूसर टॉप की तरफ और नारान, वो रास्ता सारा ठीक है, आपको पता है। और उस रास्ते पे भी बाइक की परफॉर्मेंस A1 रही है। और उसके बाद अगर मैं पावर की बात करता हूँ, काफ़ी सारे दोस्त इसकी पावर को लेके इसको टूर पे लेके नहीं जाते कि ये मतलब फ़ीमेल टाइप सी इसमें से बाइक में से ना वाइब्स आती हैं। अगर फ्रैंकली मैं अपनी बात करता हूँ तो जब मैंने इसको पहले इधर शहर में इस्तेमाल किया था, शहर में यूज़ कर रहा था इधर इस एरिया में, तो मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी इसकी पावर को लेके, इसकी पिक को लेके। तो लेकिन अब मैंने उधर यूज़ किया है तो इधर जो हमारा अपर दीर वाला एरिया है उधर जाके सही चढ़ाइयाँ शुरू होती हैं। लोअर दीर साइड गुजर के अपर दीर और लवारी टनल ये वाला एरिया है, उधर चढ़ाइयाँ सही शुरू होती हैं। और उसके अलावा उधर मतलब आपको पता है कि एयर प्रेशर का डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है। उधर जाके बाइक ने पहली बार मिसिंग की है, और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि जो हाइट वाला इलाका था इस वजह से। तो उधर जाके इसकी पावर रिड्यूस हुई है, लेकिन फिर भी ये 100 kg वज़न के साथ इस बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। ये तकरीबन 30-40 की स्पीड में चढ़ाइयाँ चढ़ती रही है, और बहुत कम ऐसी जगह आई है जिधर इसने पहला गियर मांगा है। बाकी ये तकरीबन दूसरे गियर में, तीसरे गियर में 30 की स्पीड में, 35 की स्पीड में ये चढ़ती रही है सारी चढ़ाइयाँ। और जो मिसिंग है वो नॉर्मल है, आपको पता है कि तमाम बाइक्स उधर जाके मिसिंग करती हैं। तो उसके बाद ऑफ रोड का सारा एरिया था ये अपर दीर के बाद, तो उधर भी परफॉर्मेंस ठीक रही है इसकी पावर वाइज। और शंदूर के बाद फिर जो गिलगित वाला एरिया है वो भी आपको पता है कि हाइट पे है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मिसिंग तो एक नॉर्मल थी, और असल जो बाइक का इम्तहान था जो वो था बाबूसर टॉप पे 0 पॉइंट की तरफ से, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से जो बाबूसर टॉप वाला रास्ता है वो चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत स्टीप चढ़ाइयाँ थी। और उसके अलावा एक और एलिमेंट उधर होता है, आपको पता है कि उधर हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। तो जो 0 पॉइंट की तरफ से बाबूसर टॉप पे चढ़े हैं तो हवा बिल्कुल सामने से लग रही थी हमें। और उधर मैंने देखा है कि GS 150 जिस पे 2 लोग थे वो भी स्ट्रगल कर रही थी। और उसके अलावा मैंने YBR देखी है, 2 बंदों के साथ वो भी स्ट्रगल कर रही थी। एक बंदे वाले जो सिर्फ जिन बाइक्स पे सिर्फ एक बंदा था उधर YBR मतलब ठीक थी, GS 150 भी ठीक थी। लेकिन जिधर 2 बंदे थे वो दोनों बाइक्स 150 भी, GS 150 और उसके साथ YBR और YBZ ये बाइक स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल इसलिए कर रही थी, एक तो कि मतलब मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, और जब फ्यूल भी ठंडा ज़्यादा हो जाता है तो वो भी इंजन पे एक्स्ट्रा लोड डालता है, मतलब कंबस्टन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके अलावा हाइट की वजह से मिसिंग थी, एयर प्रेशर की वजह से, मतलब ऑक्सीजन का जो लेवल होता है उसकी वजह से भी। उसके बाद जो मैंने बताया कि सबसे जो बड़ी बात थी वो जैसे मतलब हम चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं तो हवा बिल्कुल सामने से पड़ रही थी, तो ये सामने वाली हवा की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, उसकी वजह से भी बाइक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हुई है, मुतासर हुई थी। लेकिन उधर बाइक की परफॉर्मेंस मैं कहता हूँ कि रीज़नेबल रही है। जैसी बाइक थी, जितना लोड था इसके ऊपर, और जो इसकी कंडीशन हो चुकी थी शंदूर से आते हुए, मट्टी बहुत ज़्यादा थी,
एयर फिल्टर भी तकरीबन मतलब चौक होने के आसपास था। तो उसके बाद भी बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक रही है, मतलब दूसरे गियर में, पहले गियर में, दूसरे गियर में, पहले गियर में, और बाज़ औक़ात तीसरा भी लग जाता था। और स्पीड रही है मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, 25-30, 20-25-30। और पहले तो मुझे ये लगा था कि बाइक ये GD100 स्ट्रगल कर रही है, लेकिन मैंने जब दूसरी बाइक्स का हिसाब लगाया, जो एटमॉस्फेयर था, जो उधर कंडीशंस थी, जब उनको मैंने असेस किया तो मैंने देखा है कि बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो रीज़नेबल थी। मतलब अब 70 kg मेरा वेट था मैंने बताया है, और 30 kg का लगेज था, तो ये तकरीबन 100 kg का वेट था। उसके हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगी है। और अगर आप 2 लोग जाते हैं तो उधर बाइक, मतलब जब मैंने आपको बताया कि 150 भी स्ट्रगल कर रही थी, तो लाजमी बात है इसने भी स्ट्रगल करना है, लेकिन मतलब ये चढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल इसको करना पड़ेगा, स्ट्रगल करेगी ये। और उसके बाद अगर 2 लोग जाते हैं तो ये सारे एरिया में मैंने जो आपको बताया कि ऑफ रोड था, बाकी चढ़ाइयाँ थी। अगर GD100 पे 2 लोग जाना चाहते हैं तो मेरा उनको मशवरा ये है कि आप एक तो इसके जो शॉक अब्ज़ॉर्बर है उनको थोड़ा सा टाइट करवा लें, 1 या 2 नंबर टाइट करवा लें इसको। और उसके अलावा जो रियर टायर है वो एक साइज़ बड़ा चढ़ा लें इस पर। 275-17 का आता है जो इसका स्टॉक टायर है, आप इसको 317 का या 90-90-17 का यूज़ कर लें। तो टायर चेंज करने से और शॉक अब्ज़ॉर्बर को थोड़ा सा टाइट करवाने से ये बाइक 2 बंदों के लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। ये मेरा मशवरा है और मेरी असेसमेंट है। और बाइक की पावर को लेके एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। ये आप वीडियोज़ में देखें कि आपको पता है कि लैंडस्लाइड हो गई थी, तो उसके बाद बाइक हमने तमाम बाइक्स जो थी वो दरिया में उतारी हैं, फिर दरिया से वापस होते हुए इनको चढ़ाया है। ये सारी वीडियो आप देख रहे हैं कि बहुत टफ़ टेरेन थी इधर दरिया में, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उधर जो मड वाली सिचुएशन थी, जो गारा जिसको बोलते हैं, उसमें बाइक नीचे जा रही थी। चले चले निकल गई बस, लेकिन मुझे भी निकालने पहले। चले चले उस्मान भाई, छोड़े क्लच, छोड़े छोड़े, जा रही है, ऐसे ही जाएगी थोड़ा थोड़ा करके। उधर सारी बाइक्स ने स्ट्रगल किया है, और ये मैंने अपनी बाइक भी उधर से गुजारी, आप वीडियो देख रहे हैं। तो इधर भी बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बाइक ने मतलब पावर को लेके एक बंदे के साथ मुझे मायूस नहीं किया। ये आप देखें, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक्सट्रीम ऑफ रोड था, ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही आला किस्म का एडवेंचर भी हो गया था GD110 के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि 110 के साथ किसी ने ऐसा एडवेंचर किया होगा। तो इधर भी बाइक ने मुझे मतलब मायूस नहीं किया पावर को लेके। ये तो होगी बाइक की पावर को लेके, स्पीड को लेके जो बात थी सारी मैंने आपको बता दी है। और अब जो बात करता हूँ कि इसकी फ्यूल कंजप्शन कैसी रही ऐसी टूर पे, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने तकरीबन 2100 किलोमीटर का राउंड ट्रिप किया है, फैसलाबाद से वापसी फैसलाबाद। तो 2100 साढ़े 2100 किलोमीटर ये बनता है। जब मैं फैसलाबाद से निकला हूँ मैंने इसका टैंक फुल करवा लिया था, और टैंक फुल करवा के मैं निकला हूँ। फिर दीना जाके रिज़र्व लगी है, उधर से टैंक फुल करवाया मैंने। दीना के बाद फिर मैं पहुँच गया हूँ लोअर दीर जाके फिर इसको रिज़र्व लगी है, तो मैंने टैंक फिर फुल करवा लिया है। तो लोअर दीर के बाद मैंने अपर चित्राल में जाके टैंक फुल करवाया इसका, और अपर चित्राल में ख़ास मस्तूज पे जाके फिर मैंने दोबारा डलवाया इसमें पेट्रोल। टैंक फुल करवाने की कोशिश की है, लेकिन 600 रुपये का पेट्रोल डलाया, टैंक फुल हो गया है। और उस वक्त में अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो उन दिनों में रेट, जिस दिन मैं निकला था उस दिन 250 रुपये रेट था, यानी कि जो महंगा तरीन पेट्रोल था पाकिस्तान की तारीख में वो इस्तेमाल किया था मैंने। और मस्तूज के बाद शंदूर में नहीं डलवाया, उधर पंप नहीं है आपको पता है। और उसके बाद मैं गिज़र वैली में चला गया हूँ, गिज़र डिस्ट्रिक्ट में, शंदूर पास क्रॉस करके पोलो फेस्टिवल देख के। तो उसके बाद मैं जब निकला हूँ वापसी गिलगित के लिए, तो उधर से मैंने रास्ते में जो 2 लीटर पेट्रोल था वो एक मतलब दुकान से डलवाया, एजेंसी वाले से। पेट्रोल पंप पे उस दिन पेट्रोल नहीं मिल रहा था। मेरे जो दोस्त है गिलगित में, उधर स्ट्राइक चल रही थी उनकी, उस वजह से पेट्रोल आगे वाले इलाकों में मौजूद नहीं था, हुंजा की तरफ, ये गिज़र की तरफ। तो इसलिए मैंने एजेंसी से 2 लीटर महंगा पेट्रोल डलवाया। वो 570 रुपये मतलब लगे थे 2 लीटर पेट्रोल पे, 270 रुपये पर लीटर मुझे मिला था। तो 2 लीटर वो डलवाया। उसके बाद गिलगित आ गए हैं, गिलगित स्टे किया रात को। सुबह गिलगित से वापसी निकला हूँ, तो उधर से टैंकी फुल करवाई है, फिर मैंने टैंक सारा फुल करवाया है। उसके बाद आ गए हैं इधर बाबूसर टॉप में। तो
तो बाबूसर टॉप पे फिर नारायण आए हैं, नारायण से आके फिर मैंने टैंक फुल करवाया है। नारायण के बाद जीटी रोड पे आए हैं, अलगनी पेट्रोलियम है तो इधर गुजरात के पास, उधर से टैंक फुल करवाया है और गुजरात के बाद फिर वापस फैसलाबाद में पहुंच गया हूँ। ये सारी पेट्रोल की सूरत आ रही है और ये तकरीबन 50 लीटर के आसपास इसने पेट्रोल यूज़ किया 2100 किलोमीटर में, और ये 40 की एवरेज बनती है। और उसमें ऑफ रोड भी काफ़ी ज़्यादा था, उसमें चढ़ाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी, उतराइयाँ भी थी, ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के तकरीबन 40 की एवरेज दी है इसने सारे इस राउंड ट्रिप पे 2100 किलोमीटर में। तो फ्यूल एवरेज के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अपना एक्सपेंस जो उधर होटल्स वगैरह का, खाने वगैरह का, वो कितना हुआ है। तो जो सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग निकला था फैसलाबाद से, तो मैं पहुँच गया था चकदरा। तो आप अगर चकदरा नहीं पहुँच सकते, पीछे आप मर्दान है उधर भी स्टे कर सकते हैं। तो इस इलाका में आपको तकरीबन 1000 के नीचे नीचे आपको होटल मिल जाएगा रहाइश के लिए। अगर आप 2-3 लोग हैं तो आपको बहुत मुनासिब 500, 400, 300 रुपये में पड़ जाएगा। तो उधर आपको 1000 रुपये तक होटल मिल जाएगा। आप 4 लोग आसानी से उस कमरे में स्टे कर सकते हैं, 3 लोग, 2 लोग, जितने भी आप लोग हैं। तो 1000 रुपये के अंदर अंदर आपको अच्छा होटल मिल जाएगा। मतलब ये जो अपना मर्दान वाला एरिया है, चकदरा वाला एरिया है, तिमरगरा, ये वो इधर। और उसके बाद फिर मैंने अगला स्टे किया है जाके बूनी में उन दिनों मतलब सीज़न था, आपको पता है कि शंदूर पोलो फेस्टिवल था, इसलिए बूनी कुछ महंगा था। और दूसरी बात कि मैं रात को बहुत ज़्यादा लेट बूनी पहुंचा था। ये आप मतलब तस्वीर देखें, वीडियो देखें, मैं लेट नाइट बूनी पहुंचा था। तो उसके लिए मुझे होटल ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई। एक तो होटल्स पूरे मतलब भरे हुए थे शंदूर पोलो फेस्टिवल की वजह से, और दूसरा मुझे कुछ महंगा भी मिला। तो इधर भी आप रूटीन के दिनों में जाते हैं, मतलब शंदूर पोलो फेस्टिवल या मतलब जो दूसरे फेस्टिवल हैं उधर कैलाश वैलीज़ में, तो उन दिनों में आप नहीं जाते तो आपको फिर मतलब 1000-1200 तक का इधर भी होटल मिल जाएगा। इधर मसला ये है कि इधर होटल्स कम है, इस वजह से थोड़ा सा रेट हाई रहता है। तो मुझे इधर मतलब पीक टाइम में, फुल पीक टाइम में 1500 का होटल मिला था। तो बाकी लेकिन मतलब 1500 तक आपको तमाम दिनों में मिल जाएगा। आप एक से ज़्यादा बंदे हैं तो वो भी आपको मुनासिब पड़ जाएगा, 500-700 रुपये में आपको नाइट स्टे पड़ जाएगा। अगर खाने की बात करता हूँ तो जो मर्दान चकदरा वाली साइड है उधर से मतलब 200-250 रुपये में एक बंदा खाना खा सकता है। अगर ज़्यादा बंदे होंगे तो वो आपको मतलब कम कॉस्ट आएगी। तो मैं अकेला बंदा था, मैं 200-250 में खाना खाया। फिर उसके बाद बूनी में भी यही सूरत हाल थी। तो बूनी के बाद अगला स्टे किया है गिज़र डिस्ट्रिक्ट में, गिज़र वैली में। उधर काफ़ी सारे लोगों ने अपना भी मतलब शुरू किया हुआ है, जो इसको आप बोलते हैं कि उन्होंने घर में छोटा सा होटल बनाया हुआ है, साथ में कमरा भी है और खाना भी खुद बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इनके पास रहाइश रखनी चाहिए, इनके पास ठहरना चाहिए। ये ज़्यादा मतलब आपको वैल्यू करते हैं आपकी, तो प्यार भी ज़्यादा देते हैं। तो इस तरह आप छोटे बिज़नेस को मतलब उनकी मदद भी कर सकते हैं और उनको प्रमोट भी कर सकते हैं। तो मैं भी उधर ही रुका था, एक घर में होटल था उधर शंदूर में, मुझे बादशाह मिले थे लाहौर वाले, तो हम 2 लोग मिल गए थे। तो उधर 1000 के नीचे नीचे होटल मिल जाता है आपको। अगर आप अच्छा होटल ढूंढेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने रीज़नेबल होटल ढूंढना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, खाना भी रीज़नेबल आपको प्राइस में मिल जाएगा और होटल भी अच्छा होगा। उधर 1000 के आसपास, 1000 तक आपको मिल जाएगा। हम 2 लोग थे, हमको 1000 के अंदर अंदर नीचे नीचे मिल गया था। और खाना भी वही 300, 400, 500 रुपये का 2 बंदे खा सकते हैं आसानी से। और उसके बाद गिलगित आ गए थे। तो गिलगित में भी उन दिनों शंदूर पोलो फेस्टिवल की वजह से रेट्स हाई थे। और उसके अलावा एक और बात थी, गिलगित में स्ट्राइक चल रही थी, उस वजह से भी कुछ मतलब डिस्टर्बेंस थी। तो गिलगित में आपको 1500 रुपये का अच्छा होटल मिल जाएगा। हमारे साथ भट्ट साहब थे, वो इस काम में माहिर थे, उन्होंने उधर भी 1000 रुपये का होटल ढूंढा था, जो तकरीबन जो बस स्टैंड है उसके पास था बिल्कुल, और अच्छा था होटल, मतलब बेहतरीन था, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो भट्ट साहब ने 1000 रुपये में ढूंढा था और हम 2 लोग थे, तो वो भी हमको 500 पर हेड आ गया था। तो उसके बाद जब नारायण की तरफ वापस आए हैं तो जलखड में लैंडस्लाइड हो गई थी, तो रात हमने स्टे किया है लोकल्स के घर। और उसके बाद फिर पिंडी में आप सबको पता है। तो इस तरह मतलब जो होटल्स का स्टे था ना, वो 1000 रुपये में आपको होटल अच्छा मुनासिब रीज़नेबल मिल जाता है किसी भी जगह पे। और अगर आप किसी मतलब इवेंट के दौरान जा रहे हैं, जैसे कि शंदूर पोलो फेस्टिवल था, जो कैलाश वैलीज़ के फेस्टिवल्स हैं, तो उन दिनों में जाएंगे तो आपको पता है कि उन दिनों में रेट्स हाई होंगे। तो ये तकरीबन 5000 रुपया लगा था मेरा 4-5 दिनों में, 6 दिनों में, खाने पीने का और होटल स्टे का। और ये सारा टूर मैंने तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये में कर लिया था। और
इस सारे टूर पे मैं अकेला था, तो इसलिए मुझे कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ी है। तो ये इस टूर की कॉस्ट की सूरत हाल थी, और बाकी बाइक की परफॉर्मेंस भी आपसे मैंने शेयर कर दी है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें।